हाय एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है तो कैसे न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होता है वो बेंजीन रिंग पे ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि अगर क्लोरीन है और अगर इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे थे, जब यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता था बेंजीन रिंग में, तो इसको सिर्फ हम लोग वाटर के साथ H2O के साथ सिर्फ वार्म कर देते थे। तो वार्म करने पे यहाँ से Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा और Cl के जगह पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा OH और बाकी नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कितना फास्ट होगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसिकली इसको फास्ट बनाते हैं। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं ऐसा क्यों करते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाइट्रो ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस क्लोरीन को रिप्लेस कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है ईजिली, तो एक रीज़न ये भी है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है तो न्यूक्लियोफाइल भी तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और क्लोरीन यहीं से लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को रोकता है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होने लगता है। बट नाइट्रो ग्रुप जब आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तीनों मिलकर, और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो बेंजीन का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल जब आएगा क्लोरीन के कार्बन के पास, क्लोरीन के पास मीन्स, तो वो उतना रिपल्सिव इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर चुके हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा इस कार्बन एटम के पास और फिर क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस कर सकते हैं हम लोग, वो ये है कि नाइट्रो ग्रुप जब हम लोग अटैच करते हैं तो जैसे क्लोरीन यहाँ पे था, तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो हमेशा हमने नाइट्रो को यहीं पे अटैच किया, इस जगह पे या फिर इस जगह पे या फिर इस पोजीशन पे। ये पोजीशन क्या होते हैं, अगर किसी बेंजीन रिंग में हैलोजन एटम अटैच्ड है तो, या कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, तो एडजेसेंट पोजीशंस ऑर्थो होते हैं। ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ऑर्थो के भी बाद वाला पोजीशन मेटा होता है, ये मेटा है, ये भी मेटा है इनफैक्ट, और अपोजिट पोजीशन पैरा होता है। तो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो अटैच्ड था वो ऑर्थो पे था या फिर पैरा पे था। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच्ड था, मेटा पे कभी अटैच्ड नहीं था। और नाइट्रो ग्रुप के आने से रिएक्शन आसान हुआ, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हुआ वो आसानी से हो सका। न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच को नाइट्रो ग्रुप आसान बना दिया कि वो आसानी से अप्रोच कर पाए न्यूक्लियोफाइल। कोई भी वाटर का लोन पेयर हो या फिर OH माइनस का लोन पेयर हो, वो आसानी से अटैक कर पाएगा क्लोरीन के पास, जैसे NaOH के साथ जब रिएक्शन किए। तो ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रो को ऑर्थो पे ही रखा जाता है या पैरा पे ही रखा जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो होते हैं, बट दे शो देयर इफेक्टिवनेस ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन और दे आर प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन। मीन्स नाइट्रो ग्रुप अपना इफेक्टिवनेस तभी शो कर पाएंगे जब वो ऑर्थो पे प्रेजेंट हो या फिर पैरा पे प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे, जैसे जब कोई बेंजीन रिंग है और कोई क्लोरीन एटम है, अब इसका हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaOH तो दो, इसमें तो कंपोनेंट दो हैं, एक Na+ और एक OH-। जो नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। वाटर में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा था। NaOH क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, वाटर जैसा कोवेलेंट नहीं है, तो टूट ही जाता है वो Na+ OH- में। तो OH- में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो Cl को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आएगा OH-।
OH माइनस आएगा। अब वो OH माइनस Cl को रिप्लेस करेगा और कार्बन से खुद कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन से कनेक्ट होगा क्योंकि इस कार्बन पे होगा स्लाइड प्लस, क्योंकि क्लोरीन स्लाइड नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस पे है स्लाइड नेगेटिव, इस पे है स्लाइड पॉजिटिव। अब ये OH माइनस अटैक करता होगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो होता क्या है कि जैसे ही वो अटैक करता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, ये कार्बन का 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर, इसको हम सेंटर में मानकर अगर हम सोचें तो 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इस साइड और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड से। तो अटैक करेगा तो Cl इमीडिएटली रिमूव नहीं होता है। क्या होता है ना कि ये पाई बॉन्ड टूटता है पहले और वे इधर शिफ्ट होता है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि अगर हम मैकेनिज्म को समझें तो यहाँ पे Cl है, Cl के पास अटैक किया OH ऐसे। तो जब अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड ओपन अप हो गया और ओपन हो गया और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया। अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे लोन पेयर है यहाँ पे, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसा होता है तो फिर मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ भी लोन पेयर यहाँ से फिर फर्दर मूव कर सकता है, जो अटैक करने के बाद ऐसे आया, यहाँ से मूव करेगा और ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने का सोचे तो यहाँ पे डबल शिफ्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो, और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ वाला डबल बॉन्ड, और इधर OH होगा और ये फिर Cl होगा। फाइनली ये क्या होगा कि लोन पेयर फिर से एक बार मूव हो करेगा ऐसे, ये नेगेटिव इधर आएगा और इसके बाद फिर क्या होगा कि इस तरह का सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या था कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये शिफ्ट हुआ तो इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा। अब ये नेक्स्ट डबल बॉन्ड आगे मूव कर गया, तो ऐसे जब मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे प्रेजेंट था OH और ये प्रेजेंट था Cl। अब ये नेगेटिव फाइनली यहाँ पे वापस आएगा और ये Cl रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते थे OH को, बट डायरेक्टली रिमूव नहीं किए, पूरे मैकेनिज्म के साथ दिखाया। पर्पस ये था कि ये देखना इम्पॉर्टेंट था कि जब अटैक किया OH माइनस तो बेंजीन के ही एक कार्बन पे, कॉर्नर्स पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर कॉर्नर मतलब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो कार्बन आयन है। तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ, इसमें भी कार्बन आयन बना, यहाँ भी कार्बन आयन नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ भी कार्बन आयन बना, यहाँ भी नेगेटिव दिख रहा है। बट एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि कार्बन आयन का जो फॉर्मेशन हुआ, कार्बन आयन या फिर नेगेटिव चार्ज जो अपीयर हुआ, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर हुआ, वो अपीयर हुआ इस जगह पे। इस जगह को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यहाँ पे अपीयर हुआ था, इसको भी क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये जो अपोजिट है यहाँ पे अपीयर हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो नेगेटिव चार्ज अपीयर्स हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब नाइट्रो ग्रुप हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्थो पैरा पे क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे अपीयर हो रहा है। कब अपीयर हो रहा है, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच अटैक्स ऑन द कार्बन एटम, then carbon ion is formed and carbon ion, negative charge of that carbon ion is appears at ortho and para position, means carbon ion is formed at ortho and para position। तो जब ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, अगर हम लोग इसको सिंपली ऐसे सोचें कि नेगेटिव चार्ज अगर इस जगह पे अपीयर हो रहा है, तो अगर इस जगह पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे हैलोजन था, तो यहाँ पे अगर अपीयर हो रहा है तो नाइट्रो ग्रुप को अगर हम मेटा पे लगा दें तो नाइट्रो ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉ करेगा, उसका इफेक्टिवनेस तो उतना नहीं होगा क्योंकि उस जगह पे नाइट्रो लगा हुआ है जहाँ पे नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर नाइट्रो को हम इसी जगह पे अटैच कर दें, ऑर्थो पे या पैरा पे, तो नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा क्योंकि नाइट्रो उसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे नेगेटिव अपीयर होगा। तो नाइट्रो ग्रुप show their effect only at ortho and para positions mainly. At meta position it is not so effective. It is effective at ortho and para position during nucleophilic reaction. Why? Because
In nucleophilic reaction, whenever nucleophile attacks on the carbon atom having halogen atom, then carbon ion is formed, and in that carbon ion negative charge appears only at ortho and para position. That's why when nitro group is attached at ortho and para position, then that nitro group will attract the or withdraw the negative charge or electron density towards itself more effectively. Hence they show मोर इफेक्टिवनेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो और पैरा पे इसीलिए अटैच होना जरूरी है, क्योंकि अटैक जब करेगा न्यूक्लियोफाइल तो ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और नेगेटिव चार्ज वाले जगह पे ही अगर नाइट्रो को अटैच कर दें तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, नेगेटिव चार्ज विदड्रॉइंग है, तो नेगेटिव को अच्छे से विदड्रॉ करेगा और या कह सकते हैं कि वो स्टेबलाइज करेगा। नेगेटिव को अपनी तरफ अगर विदड्रॉ करेगा तो नेगेटिव कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट स्टेबलाइजेज द कार्बन आयन। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो कैसे विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को? रेजोनेंस के थ्रू एज वेल एज थ्रू आई इफेक्ट, एंड दैट स्टेबलाइजेज द कार्बन आयन थ्रू -r एंड -i। आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, r मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों के थ्रू खींचता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसलिए माइनस माइनस बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं हम। नाइट्रो ग्रुप इज इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज वेन एवर इट प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, कार्बन आयन फॉर्म्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन is stabilized by its electron withdrawing nature because it stabilizes the carbon ion through -r and -i effect। या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एंड makes the system stable। That's it। Thank you।